हाय गाइज, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो हमारे कमेंट में करें। और आप सभी जुड़ नहीं रहे हैं अच्छा से, क्योंकि आप लोग सभी जुड़िएगा तभी हमें भी मजा आएगा, पहले वाली फीलिंग्स आएगी। क्योंकि जिस तरह से बच्चे आएंगे, जुड़ेंगे, उस प्रकार हमें पढ़ाने में भी मजा आएगा। तो आइए जुड़िए हमारे साथ, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट जरूर करें। क्योंकि आप लोग देख रहे हैं बहुत सारा वीडियो, लेकिन लाइक और कमेंट बहुत कम कर रहे हैं। तो आप लोग लाइक और कमेंट कीजिए, तब हमें भी उत्साह बढ़ेगा और उसी जोश और अंदाज में हम पढ़ाएंगे जिस प्रकार आप लोगों को क्लास लेते थे स्कूल में। तो आइए आज हम लोग पढ़ेंगे जनन और स्वास्थ्य, यानी जनन चैप्टर को आज हम लोग आगे बढ़ाएंगे और हम पढ़ेंगे जनन और स्वास्थ्य। लेकिन एक लड़का का मैसेज आया था कि सर मेरा एक अर्ज है वो सुना दीजिएगा। तो उस बच्चे का मैसेज आया था, पढ़ के सुना रहे हैं, सुनिएगा। करा नींद अपनी खोकर जगाया हमको, नींद अपनी खोकर जगाया हमको, आंसू अपनी बहाकर हंसाया हमको, कभी मत भूलना उस महान इंसान को जिसे जमाना कहता है अंबेडकर, भीमराव अंबेडकर जिनको। तो बात सही है कि भीमराव अंबेडकर साहब ने आज हमें जिस प्रकार अपनी नींद खोकर हमें जगाया है, आंसू अपनी बहाकर हमको हंसाया है, उस इंसान को कभी भूलना नहीं चाहिए। तो हमें कभी नहीं भूलना चाहिए वैसे इंसान को, जैसे आज हमारे माता पिता हैं, आपके माता पिता हैं, इसे कभी भूलना नहीं चाहिए। तो इसके साथ मेरा भी अर्ज है आप लोगों को कि दीप जलते रहे जगमगाते रहे, दीप जलते रहे जगमगाते रहे, तुम हमें हम तुम्हें याद आते रहे। दीप जलते रहे जगमगाते रहे, तुम हमें हम तुम्हें याद आते रहे। और जब तक दुआ है जिंदगी है हमारी, तब तक दुआ है हमारी, जब तक जिंदगी है हमारी तब तक दुआ है हमारी। आप लोग हमेशा फूलों की तरह मुस्कुराते रहे। थैंक यू, धन्यवाद। अब हम सुनेंगे जनन और स्वास्थ्य के बारे में। शेरो शायरी बहुत हो गया, बीच बीच में चाहेंगे तो हो सकता है, और हम आज चाहेंगे कि जनन चैप्टर समाप्त किया जाए। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं जनन और स्वास्थ्य। देखिए जनन और स्वास्थ्य, जनन में हम लोग पढ़ चुके थे, और इसके बाद जनन और स्वास्थ्य, और इसके बाद हम लोगों को पढ़ना है एसटीडी। एसटीडी का मतलब समझते होंगे, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। लेकिन इसके पहले हम लोग पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन एंड हेल्थ। जनन और स्वास्थ्य एसटीडी, और इसके बाद हम लोग को पढ़ना है जनसंख्या नियंत्रण। पॉपुलेशन कंट्रोल। तो ये तीन चीज पढ़ना है हमें। इसके बाद जनन चैप्टर समाप्त हो जाएगा, और आप लोग बनाने का प्रयास कीजिएगा एक्सरसाइज, जो क्वेश्चन छूटेगा आप कमेंट कीजिएगा, मैं उसका आंसर भी दूंगा या आंसर का एक वीडियो भी बना दूंगा। तो आइए हम लोग जानते हैं सबसे पहले जनन और स्वास्थ्य के बारे में। देखिए जनन और स्वास्थ्य का मतलब है हमारी उन आदतों से, जनन और स्वास्थ्य का मतलब या तात्पर्य हमारी उन आदतों से है, उन व्यवहारों से है जिससे हमारे शरीर पर सीधा प्रभाव पड़ता हो। जैसे बहुत से लोग होते हैं कि कुछ रोग को दबाए रखते हैं, तो हमें कभी रोगों को दबाना नहीं है। खास करके आंतरिक अंगों जैसे जनन अंगों, लिंग, योनि इत्यादि में जो रोग होते हैं उसे छिपा कर रखते हैं और बताते नहीं है लाजे लिहाजे के माध्यम से। तो ये बाद में बहुत बड़ी समस्या बन जाती है, जिससे समाज पर बुरा प्रभाव पड़ता है। तो हमें कभी ऐसे नहीं करना है। और जैसे आंख, नाक, कान और भी शरीर के जो अंग हैं, जिस प्रकार समय समय पर जांच करवाते हैं, उसी प्रकार जनन अंग से संबंधित
अंग भी, उन्हें भी हमें समय समय पर जांच करवानी चाहिए, उचित देखभाल करनी चाहिए, नहीं तो इससे हमारी समस्या का सबसे बड़ी कारण बन जाएगी। तो हमें कभी भी छिपानी नहीं, जैसे आप शरीर के अन्य अंगों को समझते हैं उसी प्रकार इसे भी समझें। यानी जैसे दाग, खाद, खुजली या और भी बहुत से रोग होते हैं जनन अंगों में, उसे छिपा कर रखते हैं, तो ऐसा नहीं करना। अब इससे कई रोग होते हैं, जैसे संक्रमित रोग, जिसमें हम लोग अनेक प्रकार के रोग पढ़ेंगे, जैसे एसटीडी। एसटीडी का मतलब हम लोग पढ़े थे लैंगिक जनन संचारित रोग, जिसे हम लोग शॉर्ट में एसटीडी बोलते हैं, यानी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड रोग। डिजीज, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, तो इनके बारे में हम लोग समझेंगे। लैंगिक जनन संचारित रोग क्या होता है? तो लिंगों के संबंध से, यानी योनि से संबंधित रोग हैं, जिसे हम लोग लैंगिक संचारित रोग कहते हैं। यौन संबंधित रोग, जिसे हम यौन संबंधित रोग कहते हैं। यानी यौन संबंध से होने वाले रोग को लैंगिक जनन संचारित रोग या एसटीडी रोग या सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज कहते हैं। यौन संबंध से होने वाले रोग को, यौन संबंध से होने वाले रोग को संबंध से होने वाले रोग को लैंगिक जनन संचारित रोग कहते हैं, या उसी को हम लोग सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज कहते हैं। तो कई रोग ऐसे होते हैं, जैसे कुछ बैक्टीरिया के द्वारा भी होते हैं, कुछ प्रोटोजोआ के कारण भी होते हैं, और कुछ वायरस से। तो अब हम लोग बारी बारी से जानते हैं कि बैक्टीरिया जनित रोग कौन कौन है। यानी बैक्टीरिया से होने वाले रोगों को बैक्टीरिया जनित रोग कहते हैं, और प्रोटोजोआ जनित रोग, यानी प्रोटोजोआ से होने वाले रोगों को प्रोटोजोआ जनित रोग कहते हैं, और वायरस से होने वाले रोगों को वायरस जनित रोग कहते हैं। तो हम सबसे पहले समझते हैं बैक्टीरिया जनित रोग, यानी बैक्टीरिया से कौन कौन से रोग होते हैं जनन अंगों में। तो बैक्टीरिया से होने वाले रोग हैं गोनोरिया, सिफिलिस, यूरेथ्राइटिस, सर्विसाइटिस, ये चार रोग जो हैं मुख्यतः जनन अंगों में होते हैं, जो बैक्टीरिया के द्वारा होते हैं। अब इन रोगों के बारे में थोड़ा समझते हैं। गोनोरिया रोग, जो मूल रूप से असुरक्षित सेक्स के द्वारा होता है। जैसे मुंह, योनि या और भी कई ऐसे अंगों के द्वारा असुरक्षित सेक्स करने से यह रोग होता है, जिसके कारण योनि में दर्द, जलन इत्यादि इसके लक्षण है। सिफिलिस रोग, यह भी रोग मुख्यतः योनि से संबंधित रोग है, यानी जनन अंगों से संबंधित रोग है, जो
मुंह, योनि या अनेक माध्यमों के द्वारा फैलता है, जिसे असुरक्षित सेक्स करने से यह रोग फैलता है। या गंदी सुई, जैसे किसी को सुई पड़ा और वह सुई गंदी हो जाती है, उसके बाद उसी सुई से किसी दूसरे को दिया जाता है, तो इसके कारण यह रोग उसमें संक्रमित हो जाते हैं। उसी प्रकार यूरेथ्राइटिस रोग, जो मूल रूप से योनि में होता है, यानी जिसके कारण पेशाब करते वक्त जलन इत्यादि इसके मुख्य लक्षण है। उसी प्रकार सर्विसाइटिस, जो मूल रूप से ग्रीवा में होते हैं। ग्रीवा, जिसको आप यह सर्विक्स भी कहते हैं, जिसे समझे थे। ये हम लोग पढ़े थे जो मादा जननांगों के बारे में। तो यह आपका फैलोपियन नली हो गया, जिसे अंडाशय गर्भाशय के साथ जुड़ा रहता है। उसी प्रकार इस साइड भी इससे अंडाशय गर्भाशय के साथ जुड़ा रहता है। और ये बीच में जो हो गया गर्भाशय आपका हो गया, जिसे बचदानी भी बोलते हैं। और गर्भाशय यहां से योनि में खुलता है, यानी इस जगह को गर्भाशय योनि में खुलता है, तो इस स्थान को, इस छिद्र को ही हम लोग ग्रीवा या सर्विक्स कहते हैं। तो इस जगह पर यह रोग होता है सर्विसाइटिस, यानी इसमें भी इसका भी मूल कारण है योनि, मुंह या अन्य अंगों द्वारा असुरक्षित सेक्स करने से या कंडोम का इस्तेमाल न करने से। तो इन सभी कारणों से बचना चाहिए और इस प्रकार के असुरक्षित सेक्स करने से भी बचना चाहिए, नहीं तो ये सभी समस्या का देखना पड़ सकता है। अब आइए हम लोग जानते हैं आगे प्रोटोजोआ जनित रोग। प्रोटोजोआ जनित रोग में आता है ट्राइकोमोनिएसिस। क्या आता है? ट्राइकोमोनिएसिस। ट्राइकोमोनिएसिस, इस प्रकार के रोग में योनि से बदबूदार स्राव होना शुरू हो जाता है। तो इस प्रकार के रोग से बचना है, यानी सुरक्षित सेक्स करें या मुंह इत्यादि से सेक्स करना न करें। तो इस प्रकार अब हम लोग जानेंगे वायरस जनित रोग। वायरस जनित रोग में प्रमुख रोग हैं सर्विक्स कैंसर, हर्पीस, एड्स इत्यादि। सर्विक्स कैंसर रोग जो अभी हम बता रहे थे, सर्विक्स यानी ग्रीवा, यानी गर्भाशय और योनि जो जुड़ते हैं जिस छिद्र से, जिसे हम ग्रीवा कहते हैं, वहां पर कैंसर हो जाता है, यानी सूजन आ जाता है। यह रोग होने का कारण भी इसी प्रकार के कारण है जैसे असुरक्षित सेक्स। अतः यह रोग सबसे ज्यादा उससे होता है जो जितना अधिक संबंध बनाएगा कई के साथ, उससे ज्यादातर सर्विक्स कैंसर होने की संभावना उतना अधिक होगी। अतः बचें और इस रोग को होने से बचें। अब अगला हर्पिस रोग, जो इसी प्रकार की रोग है जिसके कारण जलन, दर्द इत्यादि शुरू हो जाते हैं जननांगों में। उसी प्रकार एड्स रोग जो HIV वायरस के कारण होते हैं। HIV वायरस, ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस जो होते हैं, इसके कारण योनि में या लिंग में होने वाले रोग। यह रोग का सबसे प्रमुख कारण है खराब
या गंदे कह सकते हैं, गंदी खून, बेर या यून के संपर्क में आने से। जैसे किसी को एक सुई दिया गया, उस सुई में दूसरे का ब्लड आ जाता है और उसी सुई से किसी और को दिया जाता है, इसके कारण गंदा खून उसके शरीर में प्रवेश कर जाता है, इसे यह रोग होने की संभावना बढ़ जाती है। या एक व्यक्ति अनेक व्यक्तियों के साथ संबंध बनाता है, इससे भी यह रोग हो जाता है। या योनि या लिंग को, शिशन को साफ सुथरा ना रखकर इस प्रकार से भी यह हो जाता है, साफ सुथरा न किए हुए संबंध बनाने से हो जाता है। तो अतः इन सभी रोगों से बचने के लिए हमें सुरक्षित यौन संबंध बनानी चाहिए। अब हम लोग आगे पढ़ते हैं जनसंख्या नियंत्रण। यह सभी जनन और स्वास्थ्य यानी एसटीडी यौन संबंधित रोग। अब ये हम लोग पढ़ते हैं जनसंख्या नियंत्रण, पॉपुलेशन कंट्रोल। ये आज हमें बहुत जरूरी है, हमें यानी हम लोगों को जनसंख्या नियंत्रण बहुत जरूरी है, अति आवश्यक है। क्योंकि आज सबसे बड़ी समस्या हमारे देश की बढ़ती जनसंख्या है। अतः इस जनसंख्या को नियंत्रण में करना हम सभी का परम कर्तव्य है। क्योंकि जनसंख्या जब तक नियंत्रण में न रखेंगे तब तक बेरोजगारी, भूखमरी या अनेक प्रकार की समस्या उत्पन्न होती रहेगी। अतः जनसंख्या नियंत्रण बहुत ज्यादा जरूरी है। यानी जनसंख्या नियंत्रण कहने का मतलब यह नहीं कि जहां 10 आदमी बैठा हो वहां 6 आदमी को ऊपर से 6 इंची छोड़ कर देना है, एक तलवार लीजिए और जहां देखिए 10 आदमी बैठा हुआ ऊपर से 6 इंची छोड़ कर देना। ऐसा नहीं कि करना शुरू कर दीजिएगा कि बिंदु सर ने बोले हैं तो हम कर रहे हैं। मतलब कि जनसंख्या नियंत्रण के कई तरीके हैं। जनसंख्या नियंत्रण का मतलब पहले समझिए, यानी जनसंख्या को सीमित रखना या नियंत्रण में रखना ही जनसंख्या नियंत्रण कहलाता है। इसका प्रभाव हम सभी को पड़ेगा, क्योंकि आज जनसंख्या इतना बढ़ रहा है जिसके कारण मानव द्वारा बनाई गई चीजें या प्रकृति के द्वारा दिया गया वस्तुएं काफी कम होती जा रही है, जिसके कारण आज हमें अनेक प्रकार की समस्या देखने को मिल रहा है। रहने, खाने इत्यादि की सभी व्यवस्था सही से जुट नहीं पा रहा। अतः जनसंख्या नियंत्रण बहुत ज्यादा जरूरी है। इसी में आता है परिवार नियोजन। जिसे हम लोग फैमिली प्लानिंग कहते हैं। फैमिली प्लानिंग का मतलब समझिए। फैमिली प्लानिंग का मतलब होता है परिवार में संतानों की संख्या को सीमित रखने की कारगर योजना को परिवार नियोजन कहते हैं। यानी परिवार में संतानों की सीमित रखने की कारगर योजना को फैमिली प्लानिंग कहते हैं, जो हमारे लिए आज यह सबसे बहुत ज्यादा जरूरी ही नहीं, अति आवश्यक है। क्योंकि आज हमारे कारगर योजना का मतलब जो लागू, जैसे आज हमारे देश की परिवार नियोजन के नियम तो लागू हैं कि हम दो हमारे दो, हम दो हमारे दो, लेकिन यह नियोजन पूरी तरह से लागू नहीं।
यह नियोजन पूरी तरह से लागू नहीं है, क्योंकि हम दो हमारे दो तो कहते हैं, लेकिन आज हमारे देश में हम दो हमारे आने दो, जिसके कारण संख्या बढ़ रही है। तो यह एक कारगर योजना का मतलब लागू होना चाहिए। जैसे इस पर सरकार को पूरी तरह से ध्यान देनी चाहिए और इसे कड़ी व्यवस्था के साथ लागू करनी चाहिए, जिससे हम दो हमारे दो ही लागू। यह एक फैमिली प्लानिंग, जैसे हम लोग सब मानेंगे कहेंगे, लेकिन इसे हम लोग पालन नहीं करेंगे तो क्या होगा, यह एक कारगर योजना नहीं है, यह फैमिली प्लानिंग नहीं है। अतः हम लोग को फैमिली प्लानिंग करनी चाहिए, क्योंकि फैमिली प्लानिंग से हमारी सुख समृद्धि का विकास होता है। अन्यथा हम 4, 5, 6 कर लेंगे तो उसके लालन पालन पोषण में हम लोग सही से नहीं कर पाएंगे। तो अतः हम लोगों को फैमिली प्लानिंग बहुत जरूरी है। तो आइए हम लोग जनसंख्या नियंत्रण करने की कुछ विधि पढ़ते हैं। तो जनसंख्या नियंत्रण करने की निम्नलिखित विधि है। जनसंख्या नियंत्रण करने की विधि। सबसे पहली विधि होती है प्राकृतिक विधि। दूसरा होता है यांत्रिक विधि। उसी प्रकार और भी विधि हैं, जैसे रासायनिक विधि। उसी प्रकार अगला विधि है सर्जिकल विधि। और एक और विधि है सामाजिक जागरूकता। सबसे पहली विधि प्राकृतिक विधि। प्राकृतिक विधि का मतलब होता है कि यौन संबंध बनाते समय कुछ दिन रुक जाना। कुछ दिन रुक जाने का मतलब, बहुत से लोग कहेंगे सर हम तो 4-5 दिन रुक जाते हैं, 1 महीना रुक जाते हैं, तो उससे मतलब नहीं है। रुकने का मतलब सही वक्त कब हमें रुकना है। जैसे हम लोग पढ़े थे, थोड़ा सा चित्र समझिएगा माता जननन का। देखिए, इसमें हम लोग पढ़े थे कि फैलोपियन नली के माध्यम से अंडाशय जुड़ा रहता है, जो लास्ट में गर्भाशय के साथ जुड़ा रहता है, दोनों रहते हैं, और इससे गर्भाशय जुड़ा। तब हम लोग इसमें पढ़े थे कि गर्भाशय में जन्मजात हजारों अंडाणु होते हैं। यह अंडाणु किशोरावस्था में आने पर एक एक कर परिपक्व होना शुरू हो जाते हैं, और जब परिपक्व हो जाते हैं तो इसमें हार्मोन बनना शुरू होते हैं, एस्ट्रोजन, और एक अंडाणु परिपक्व होकर फैलोपियन नली में आता है। एक अंडाणु परिपक्व होने में 13 दिन समय लगता है। अब 13 दिन के बाद परिपक्व होकर 14वें दिन इस फैलोपियन नली में एक अंडाणु आ जाती है। थोड़ा बड़ा करके समझते हैं। एक अंडाणु फैलोपियन नली में आ जाता है। अब इस समय 14वें दिन आया, उसी समय 14वें दिन, 15वें दिन या 16वें दिन अगर शुक्राणु यहां मिल जाता है तो यह निषेचन हो जाता है। तो अतः निषेचन को रोकना है हमें, यानी जब 13वां दिन हो, यानी मासिक चक्र मेंस्ट्रुअल साइकिल को अगर मान लिए 1 तारीख को मासिक चक्र है तो उसी दिन से नए अंडाणु बनना शुरू हो जाते हैं। ये तो 3 से 5 दिन में समाप्त हो जाते हैं, लेकिन एक नया अंडाणु परिपक्व होना शुरू होता है जिसे 13 दिन लगता है। यानी जब 13 तारीख तक आएगा तो 14 तारीख को यहाँ पर एक अंडाणु आ जाएगा। अगर 14वें दिन तुरंत संभोग करते हैं, यौन संबंध बनाते हैं, तो शुक्राणु अंडाणु के साथ मिल जाएगा, और मिलने से क्या होगा, निषेचित हो जाएगा, और निषेचित अंडाणु फिर गर्भधारण करना शुरू कर देंगे। अतः हमें इसी 13 दिन से, यानी 13 दिन के आसपास या इसके बाद
यानी 14 दिन तक, यहाँ जो वेट करता है 14 दिन तक अंडाणु वेट करता है। अगर 14 दिन तक शुक्राणु नहीं मिला तो यह अंडाणु नष्ट हो जाते हैं और फिर पुनः योनि के माध्यम से बाहर निकल जाते हैं। अतः इसे हमें 13 से लेकर के यानी 28 तक यानी 14 दिन हमें वेट करना है। यह प्राकृतिक विधि होगा, यानी समझ में आ गया, क्लियर हो गया। अब आगे हम लोग पढ़ते हैं यांत्रिक विधि। अब हम लोग क्या पढ़ते हैं? यांत्रिक विधि। तो यांत्रिक विधि में होता है कंडोम, डायाफ्राम, कॉपर टी, लूप। यह यांत्रिक विधि है। यांत्रिक विधि पुरुषों में भी होते हैं और स्त्रियों में भी होती है। पुरुषों में यानी अगर पुरुष कंडम लगाकर संबंध बनाता है, यौन संबंध बनाता है, तो अंडाणु और शुक्राणु निषेचित नहीं होंगे, जिससे जनसंख्या नियंत्रण हो सकती है। या स्त्रियों के ग्रीवा में डायाफ्राम सेट कर दिया जाता है, या कॉपर टी डाल दिया जाता है गर्भाशय में, या लूप, जिसके माध्यम से अंडाणु और शुक्राणु मिल नहीं पाते हैं, जो हम लोग फैलोपियन नली में पढ़ रहे थे, इसे रोक देता है। या अंडाणु तो निकलते हैं परंतु इसे शुक्राणु पहुंच नहीं पाते हैं। अतः यह जनसंख्या नियंत्रण करने की यह एक कारगर विधि है। अगला रासायनिक विधि। रासायनिक विधि के अंतर्गत आज बहुत से दवाई बना दिए गए हैं जिससे जनसंख्या नियंत्रण की जाती है, जैसे मालाडी, सात सहरी इत्यादि। उसी प्रकार सर्जिकल विधि, उसी प्रकार क्या सर्जिकल विधि। सर्जिकल विधि में सर्जिकल विधि, हाँ, तो आप हम लोग समझते हैं सर्जिकल विधि। सर्जिकल विधि में होता है क्या कि पुरुष नसबंदी या स्त्री नसबंदी, यानी पुरुष के शुक्रवाहिका नली को काटकर बांध दिया जाता है, जिससे शुक्राणु नहीं पहुंच पाते हैं अंडाणु तक। या स्त्री नसबंदी, जिसमें फैलोपियन नली को बांध दिया जाता है, जिससे अंडाणु तो निकलते हैं परंतु इससे शुक्राणु और अंडाणु मिलन नहीं हो पाता। इस प्रकार जनसंख्या नियंत्रित सर्जिकल विधि द्वारा की जाती है। अगला सामाजिक जागरूकता। सामाजिक जागरूकता विधि वही है कि हमें दूरदर्शन, समाचार पत्रों, अखबारों, रेडियो इत्यादि के माध्यम से लोगों को जागरूक करना है कि जनसंख्या बढ़ने से हमारे देश, हमारे समाज, हमारे राज्य या खुद अपने आप पर सोचिए कि क्या प्रभाव पड़ेगा। तो जैसे हम लोग अगर जैसे कहा जाता है शॉर्ट फैमिली बेस्ट फैमिली मानते हैं, क्योंकि अगर छोटा परिवार रहेगा तो आप उसे अपने बच्चों को यानी अच्छे स्कूल, अच्छे ड्रेस, अच्छे खाना पीना देंगे, जिससे वह बच्चा स्वस्थ, तंदुरुस्त या अच्छा पढ़ाई कर सकेगा और हमारे देश में बेरोजगारी, भूखमरी की समस्या कम होगी। यह सामाजिक जागरूकता, यानी हम दो हमारे दो को फॉलो करना चाहिए। यह नहीं कि हम दो हमारे आने दो, लेकिन सभी कहते हैं सिर्फ करते नहीं। तो आई रिक्वेस्ट यू कि यह हम दो हमारे दो फॉलो कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद। आज हमारा ये वीडियो समाप्त हुआ। कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं, क्योंकि आप लोग कमेंट नहीं करते। आप जैसे जैसे जुड़ेंगे हम उसी प्रकार, उसी जोश में, उसी अंदाज में बहुत लाजवाब तरीके से पढ़ाएंगे, क्योंकि आप हमारे पढ़ाई के बारे में जानते हैं कि हम किस प्रकार आप लोगों को पढ़ाए थे। थैंक यू, धन्यवाद, बाय।